है एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी इश्क मुर्शिद, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 8। वेदिका तुम। और राम का इतना कहना था कि वेदिका अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए सीधे राम के गले से लग गई थी। लेकिन उन्हें ऐसे देख इस बार सिया के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी चौंक से गए थे, जिनमें इस वक्त खुद राधेश्याम और कृष्णकांत जी भी शामिल थे। इस वक्त उनके चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन पास ही बैठी रमा चौधरी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। एक नज़र अपनी जगह पर ही सन्ने खड़ी सिया को देख वह शताक्षी की तरफ मुड़ गई थी, जहाँ इस वक्त शताक्षी भी थोड़ी अवाक थी। लेकिन रमा चौधरी को मुस्कुराते देख वह भी जैसे उस पूरे मामले को समझ चुकी थी। वाह भाभी वाह, क्या तीर चलाया है, सीधा निशाने पर जाकर लगा है। तो वही अब तक वहां मौजूद आस पड़ोस व नाते रिश्तेदारों के बीच एक फुसफुसाहट गूंज उठी थी। लोगों की जुबान पर अब कई तरह की बातें हो रही थी। तभी माहौल में कृष्णकांत जी की एक कड़कती आवाज गूंज उठी थी। क्या हो रहा है ये? जिसे सुनते ही वेदिका भी काफी जल्दबाजी में राम से अलग होते हुए एक नजर खुद के चारों तरफ देख लिया था। इस वक्त उसकी नजरों में एक हैरानी थी, तो वही राम का भी कुछ वैसा ही हाल था। उसकी नजरें सीधा सिया के ऊपर ठहर गई थी, जो इस वक्त हैरान व उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। लेकिन उसे ऐसे देख राम ने अपनी नजरें नीचे कर ली थी। तभी कृष्णकांत जी ने आगे कहा, राम, ये लड़की कौन है? डैड, वो ये वेदिका। इसका नाम वेदिका व्यास है। व्यास ग्रुप के चेयरपर्सन रजनीश व्यास की बड़ी बेटी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वेदिका दिल्ली के टॉप न्यूज़ चैनल न्यूज़ राइट्स की एक सीनियर रिपोर्टर और मेरे बेटे राम की पहली और आखिरी पसंद भी है। जहां इस बार रमा चौधरी का इतना कहना था कि माहौल में एक बार फिर से लोगों की फुसफुसाहट गूंज उठी थी, जिसे देखते हुए राधेश्याम जी ने अब तक अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया था। माफ़ कीजिएगा, आज आप लोग मेरी बेटी राधा के संगीत के समारोह में उपस्थित हुए थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मुझे इस समारोह को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। कृपया जाने से पहले खाना जरूर खाकर जाइएगा। राधे श्याम जी का इतना कहना था कि बारी बारी से सब लोग आपस में बातें करते हुए वहाँ से बाहर निकल गए थे। तो वही एक तरफ खड़ी सिया, जिसके आंखों में ठहरे आंसू भी अब तक छलक पड़े थे, और दौड़ते ही हुए ही वो अपने कमरे के भीतर चली गई थी, जिसके पीछे ही कंचन और राधा भी दौड़ पड़ी थी। तभी एक बार फिर से कृष्णकांत जी ने काफी सख्ती में कहा, राम, अभी अभी जो तुम्हारी मॉम ने कहा है, क्या वो सच है? यस डैड। अपनी नजरों को नीचे झुकाए राम ने अभी इतना कहा ही था कि तब तक कृष्णकांत जी का एक जोरदार थप्पड़ राम के गालों पर लग चुका था, जो इतना तेज था कि राम की पलकें कस चुकी थी। लेकिन बाकियों की नजरें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी। तभी राम का बचाव करते हुए रमा चौधरी राम के ठीक सामने ही खड़ी होते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? अपने जवान बेटे पर इस तरह से भला कोई हाथ उठाता है? और तुरंत राम के गालों को छूते हुए उन्होंने आगे कहा, राम बेटा, तुम ठीक हो ना? और फिर अगले ही पल एक तरफ एक डर और घबराहट में खड़े राध्या और अच्युत को देखते हुए उन्होंने आगे कहा, तुम दोनों वहां खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इन्हें कमरे में लेकर जाओ। और फिर राम की तरफ मुड़ते हुए आगे कहा, तुम लोग जाओ यहाँ से। जहाँ इस बार उन चारों को वहाँ से जाते ही रमा चौधरी एक नज़र परेशान खड़े राधेश्याम जी की तरफ देखते हुए अगले ही पल कृष्णकांत जी की तरफ मुड़ गई थी। आपका बेटा अब कोई बच्चा नहीं रहा जो उस पर अपनी जोर आजमाने चले थे। वो एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान बन चुका है। यहाँ तक कि अब वो आपके बिजनेस में भी आपका हाथ बटाने लगा है। तो क्या ऐसे में उसे अपनी पसंद चुनने का हक नहीं है? जिस पर कृष्णकांत जी अभी कुछ कहते उससे पहले ही रमा चौधरी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया था। राधेश्याम जी, मैं समझती हूँ कि इस वक्त आपके ऊपर क्या बीत रही है। मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन एक भांजी है
जो मेरे लिए मेरी बेटी से कम भी नहीं है। इसलिए मैं बस आपसे इतना कहूँगी कि आजकल के बच्चों के ऊपर जोर ज़बरदस्ती आजमा कर हमें कुछ नहीं हासिल होगा, बल्कि इसमें आपकी बेटी की ही ज़िंदगी बर्बाद होगी। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। इतना कहते हुए रमा चौधरी वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ गई थी, जिन्हें देख शताक्षी भी उनके पीछे ही दौड़ गई थी। भाभी, अरे भाभी रुकिए तो, ये इतनी राजधानी एक्सप्रेस की तरफ क्यों भाग रही हैं? शताक्षी ने कहा, जो अब तक रमा चौधरी के साथ ही उनके कमरे के भीतर आ चुकी थी। लेकिन अंदर आते ही रमा चौधरी बेड पर बैठते हुए अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर चढ़ा लिया था। होठों पर एक मुस्कुराहट थी, तो वही चेहरे पर अपनी जीत का एक जश्न साफ नजर आ रहा था, जिसे समझते हुए शताक्षी ने भी मुस्कुराते हुए ही कहा था, क्या बात है भाभी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट तो बढ़ती ही जा रही है। आखिर हो भी क्यों ना, एक ही तीर से पूरी बाजी पलट कर रख दी। अभी नहीं शताक्षी, असली खेल तो अब जाकर शुरू हुआ है। आज तो बस उसकी लाडली बेटी की आंखों से आंसू निकले हैं, लेकिन अभी उस राधे श्याम की आंखों से खून के आंसू निकलना बाकी है। रमा चौधरी ने कहा था, लेकिन उनकी बातों को सुन इस पर शताक्षी थोड़ी चौंक सी गई थी। मतलब भाभी अब करने के वाली हैं? मुझे तो अब सोच सोच कर ही घबराहट हो रही है। लेकिन रमा चौधरी के चेहरे पर भी इस बार एक सख्ती थी। आज उस बाप बेटी की वजह से मेरे राम को इतना जलील होना पड़ा है। जिस बेटे को मैंने इतने नाजुक से पाला था, आज उन दोनों की वजह से उसके गालों पर थप्पड़ पड़ा है। फिर इसका हिसाब भी तो उन दोनों को ही भरना पड़ेगा ना। जहां अभी रमा चौधरी ने इतना कहा ही था कि तभी बेड पर रखा उनका फोन बज उठा था। स्क्रीन पर मंगल का नाम देख उन्होंने उस फोन को काफी जल्दबाजी में पिक करते हुए कहा, आजकल कहाँ गायब हो तुम? खैर, जो काम मैंने तुम्हें दिया था उसकी क्या प्रोग्रेस है? कल तक वो काम खत्म हो पाएगा या नहीं? रमा चौधरी काफी जल्दबाजी में अपनी बातों को खत्म करते हुए खामोश हो गई थी, लेकिन सामने खड़ी शताक्षी इस बार उनकी बातों को सुन अवाक थी। तभी रमा चौधरी ने आगे कहा, अब मैं यहाँ पर एक दिन भी नहीं रुकना चाहती, इसलिए तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि अब जल्दी ही मैं उस राधे श्याम को घुटनों पर बैठे गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहती हूँ। और उसकी बेटी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें उससे कुछ पुराना हिसाब चुकता करना है तो वो तुम देख लो, लेकिन कल तक मेरा काम पूरा हो जाना चाहिए। इतना कहते हुए इस बार रमा चौधरी ने उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था, तो वही इस बार उनके चेहरे पर एक तसल्ली साफ नजर आ रही थी, जिसे कुछ क्षण तक हैरानी में ही एकटक देखते हुए शताक्षी ने कहा, लेकिन भाभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, कुछ और भी है। क्योंकि उनकी सजा जब इतनी बड़ी है तो फिर उनसे नफरत करने की वजह भी कुछ बड़ी ही हो सकती है। लेकिन इस बार शताक्षी की बातों को सुनने के बाद रमा चौधरी का मुस्कुराता हुआ चेहरा काफी सख्त हो चुका था। तो उधर दूसरी तरफ एक कमरे के भीतर राम को खामोशी से बैठा देख वेदिका उसके पास ही जाकर बैठ गई थी। आई एम सॉरी राम, अगर मुझे मालूम होता कि मेरे यहाँ आने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बस यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने आई थी। मुझे लगा था कि अचानक से मुझे यहाँ देखकर तुम्हें वेदिका, तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? जहाँ भी वेदिका अपनी बातों को पूरा कर पाती, उससे पहले ही उसकी बातों को काटते हुए सामने ही खड़े अच्युत ने कहा था। तो वही राध्या अभी भी अच्युत के बाजुओं को पकड़े खामोश खड़ी थी, लेकिन अच्युत की बातों को सुन वेदिका कुछ कह पाती उससे पहले ही राम उसकी हथेलियों को पकड़ते हुए कहा, इट्स ओके, डैड को हमारे रिश्ते के बारे में एक न एक दिन तो मालूम होना ही था, तो आज ही सही। लेकिन राम, थोड़ी देर पहले वहाँ नीचे जो माहौल था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। क्या बात है राम? कॉल पर आंटी ने भी कहा कि यहाँ आने के बाद तुम काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हो। आखिर बात क्या है? वेदिका ने कहा था,
लेकिन राम की नजरें इस वक्त सामने खड़े अच्युत और राध्या के ऊपर थी, जो खुद भी इस वक्त थोड़े घबराए हुए से नजर आ रहे थे। तो वही राम ने वेदिका के सवालों के जवाब में बस अपनी गर्दन को ना में हिला दिया था। तो उधर अभी भी आंगन में एक कुर्सी पर बैठे राधे श्याम जी काफी हताश नजर आ रहे थे। तभी उनके सामने ही एक दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए कृष्णकांत जी ने उनकी हथेलियों को पकड़ लिया था। राधे, भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। तेरी सिया एक दिन विदा होकर मेरे घर ही आएगी। लेकिन राधे श्याम जी ने उनकी पकड़ से अपनी हथेलियों को आज़ाद कराते हुए कहा, नहीं कृष्णकांत, ये जानते हुए कि तेरे बेटे के दिल में कोई और है और अपनी बेटी की भावनाओं उसकी ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकता। मुझे माफ़ करना दोस्त, सालों पहले किए हुए उस वादे को आज मैं खुद तोड़ रहा हूँ। इतना कहते हुए राधे श्याम जी ने अब तक अपने हाथों को भी जोड़ लिया था, लेकिन उसे पकड़ते हुए कृष्णकांत जी ने अपनी गर्दन को ना में हिला दिया था। नहीं, मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, अगर राम की पसंद कोई और है तो उसकी वजह से मैं तेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। लेकिन राधे, तू भूल रहा है, मेरा एक नहीं मेरे 2 बेटे हैं। तेरा दिमाग खराब हो चुका है कृष्णकांत, वो मेरी बेटी है, खूंटे से बंधी कोई गाय या बकरी नहीं है जो आज इस खूंटे से बांधी गई हो तो कल उस खूंटे से। इस बार कृष्णकांत जी की बातों को सुन राधे श्याम जी ने काफी सख्ती व गुस्से में कहा था और एक बार फिर से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए आगे कहा, मुझे माफ करना दोस्त, कल तक हम लोग सिर्फ दोस्त थे और आगे भी बस दोस्त ही रहेंगे। राधे श्याम जी ने कहा और वहां से आगे बढ़ते हुए अपने कमरे के भीतर चले गए थे। लेकिन भीतर जाते ही उनकी सख्त आंखें छलक आई थी। जहन में वो पुरानी यादें ताजा हो चुकी थी, जब वो बचपन से ही सिया के बालों को सहलाते हुए एक ही बात कहते आ रहे थे, सिया तो सिर्फ राम के लिए बनी है और उसका राम एक दिन उसे विदा कराने जरूर आएगा। लेकिन आज वो सारी बातें बेबुनियाद साबित हुई थी। सबकी नज़रों के सामने राम किसी और का हो चुका था और सिया बचपन से राम के इंतजार में खड़ी आज भी अकेली रह गई थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।